वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड के टॉपिक टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात किया था और उसी का ही फर्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने टाइप सेकेंड यानी डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इट इज़ रिलेटेड directly with toxicity testing which provide information for safety evaluation and regulatory requirement. Use animal for toxicity testing and then correlate data to human condition। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी है इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम इसमें डायरेक्टली टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्टली टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है ये हम किस पे कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं एनिमल्स पे। तो हम एनिमल्स पे सीधे किसी भी ड्रग की, किसी भी एजेंट की टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। और वो जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होगी उसके बाद जो भी डाटा हमें ऑब्टेन होगा वो डाटा क्या करेगा? वो डाटा हमें प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? इंफॉर्मेशन फॉर द सेफ्टी। उस ड्रग की इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन? उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो डाटा प्रोवाइड कराएगा। एंड सेफ्टी इवैल्यूएशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, या और ये भी उस डाटा से हम ये भी चेक कर पाएंगे कि हमें उस ड्रग पे कितना रेगुलेशन लगाना है, उसको हमें कैसे रेगुलेट करना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी एजेंट है, कोई भी ड्रग है, उसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी करेंगे तो सीधे हमें क्या करना है? उस ड्रग को डायरेक्टली हमें एनिमल पर टेस्टिंग करनी है। जब हम एनिमल पर टेस्ट करेंगे तो हमें कुछ डाटा ऑब्टेन होंगे, जो भी डाटा रिगार्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, कि वो ड्रग सेफ़ है, पोटेंट है, क्या है, जो भी जिस तरीके का भी उसका नेचर होगा। अगर सेफ़ होगी तो उस तरीके का उसका डाटा आएगा, अगर टॉक्सिक ज़्यादा ही पॉइजनस होगी तो उस तरीके का उसका डाटा आएगा। तो इस तरीके से हमें जो डाटा ऑब्टेन होगा वो डाटा हमें हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन? सेफ्टी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस ड्रग की, उस केमिकल की, उस एजेंट की। क्योंकि उस स्टडी के थ्रू आउट हमने क्या पाया होगा, जो हमने उस ड्रग से रिलेटेड जो भी रिज़ल्ट आए होंगे वही उसका रिजल्ट जो होगा वही उसका सेफ्टी इवैल्यूएशन होगा। मतलब अगर मान लीजिए उसको हमने टेस्ट किया और उस ड्रग में हमने पाया कि ड्रग सेफ़ है, इतने एनिमल्स पे इसने जो है सेफ्टी पैरामीटर को पास किया है, तो मतलब क्या है? हमने ये पाया कि ये ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन है उसका सेफ्टी इवैल्यूएशन में वो सेफेस्ट ड्रग में आएगी। इसी तरीके से पॉइजनस ड्रग होंगी तो वो पॉइजनस कैटेगरी में आएंगी। इस तरीके से हम बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी हम ड्रग का डायरेक्टली टेस्टिंग करके उसके डाटा को जो ऑब्टेन होता है उसको हम उस ड्रग के सेफ्टी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए डाटा अगर सेफ़ है, अगर वो ड्रग सेफेस्ट कैटेगरी में आ रही है, वो नॉन पॉइजनस कैटेगरी में आ रही है, तो इसी तरीके से हम उस ड्रग का रेगुलेशन करेंगे। तो इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी परफॉर्म करेंगे कि उस ड्रग का हमें रेगुलेशन कैसे करना है, उस ड्रग को हम कैसे कंजम्पशन करेंगे, या फिर उसका गवर्नमेंटल रेगुलेशन कैसा होना चाहिए। ये सब हमें कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? जब हमारे पास एक वैलिड डाटा होगा, एक एप्रोप्रिएट डाटा होगा। और वो डाटा हमें कैसे मिलेगा? वो डाटा हमें मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी को परफॉर्म करने से, जिसको हम एनिमल पे परफॉर्म करेंगे। क्लियर? अब देखिए, हमने ये कहा कि यहाँ पे हम एनिमल्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स पे जो हमें रिस्पांस मिलेगा, जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का जो हमें रिस्पांस मिलेगा एनिमल्स का डाटा का, उसको हम कोरिलेट क्या करेंगे? कोरिलेट डाटा विथ ह्यूमन कंडीशन। तो ह्यूमंस की जो कंडीशन है, मतलब क्या है?
उस एनिमल का जो भी डाटा आया उस डाटा को हमें कंपेयर करना है, कोरिलेट करना है ह्यूमन से। जैसे कि हम अपने जो भी मॉडल्स लगाते हैं उसमें भी हम यही तो करते हैं कि हम जो भी मॉडल्स के बाद जो भी आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को हम अपने जो ह्यूमंस होते हैं उन्हीं से तो कोरिलेट करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि ये ड्रग इस तरीके की एक्टिविटी दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि टेस्टिंग तो हमने माइस पे की है, रैट पे की है, लेकिन हम उस एक्टिविटी को जब हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं ह्यूमन से। तो इसी तरीके से जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के भी जो डाटा होंगे उसको भी हम ह्यूमन से कोरिलेट करेंगे और ये पता लगाएंगे, ये चेक करेंगे कि अगर ये ड्रग रैट पे, माइस पे या फिर व्हाटएवर जो भी एनिमल यूज़ हुआ होगा, अगर उस पर ये सेफ़ है तो ये ह्यूमंस के लिए भी सेफ़ है, अगर वो उसके लिए टॉक्सिक है तो ये ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक होगी। तो जिस तरीके का उनमें सिम्टम्स आया है वही या फिर उसी तरीके के सिम्टम्स ह्यूमंस में भी आएंगे। तो इस चीज़ को हम इससे चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन अपॉन एक्सपोजर टू अ हार्मफुल टॉक्सिक एजेंट। तो बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी हम क्या करते हैं, जो ये डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी के जो डाटा होते हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन। डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? आपने DRC सुना होगा, डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसी तरीके का ये जो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी है, जब हम इस पे एनिमल में इसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो डोज रिस्पॉन्स रिज़ल्ट आएगा, मतलब डोज से रिलेटेड रिज़ल्ट आएगा। तो क्योंकि हम इसको एनिमल पर टेस्ट कर रहे हैं तो हम कुछ डोज में ही दे रहे होंगे, तो उस जो भी डोज हम यूज़ कर रहे होंगे वो उस डोज से रिलेटेड उसके इफ़ेक्ट को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमें जो डाटा ऑब्टेन होगा वो कैसा डाटा ऑब्टेन होगा? डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी। मतलब कि जो भी हम टेस्टिंग जब हम करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग की जो डोज हम देंगे उस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आया, तो इस तरीके से हम डोज वाइज रिस्पॉन्स लिखेंगे, डोज वाइज रिस्पॉन्स ऑब्टेन करेंगे। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में हम डोज वाइज रिस्पॉन्स ऑब्टेन करेंगे जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि जब हम एनिमल पे वो ड्रग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हार्मफुल टॉक्सिक एजेंट को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हार्मफुल टॉक्सिक एजेंट उस डोज पे जो सिम्टम्स आएंगे एनिमल्स के अंदर, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको वो दिखाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये हमें प्रोवाइड करवाएगा डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिसिटी हम ऑब्टेन करते हैं। जितनी डोज उतना रिस्पॉन्स की मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है लास्ट की वीडियो में, कि हर ड्रग के पास टॉक्सिक नेचर होता है, डिपेंड होता है ड्रग का टॉक्सिसिटी कि हम उस ड्रग को किस डोज में यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पोटेंट ड्रग है तो उसकी ज़रा सी माइन्यूट क्वांटिटी भी आप अगर स्विच कर दो तो वो टॉक्सिक पॉइजनस कैटेगरी में आ जाएगी, वो टॉक्सिक नेचर शो करेगी और हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी। और अगर जो ड्रग है जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो ब्रॉड है तो उसमें हमें वेरिएशन मिल सकता है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाते भी हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन टॉक्सिक जो पोटेंट ड्रग होते हैं उनके साथ हमें इंस्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डोज वाइज रिस्पॉन्स हो। डोज वाइज रिस्पॉन्स होने से ये होगा कि हम उस ड्रग की जो पोटेंसी है उसको चेक कर पाएंगे, उस ड्रग की जो थेरेप्यूटिक नेचर है, थेरेप्यूटिक उसका क्या है, कैसा है, वो पोटेंट है कि वो ऐसे ही है, ये चीज़ों को हम कैसे चेक कर पाएंगे? जब हम उस ड्रग को लिमिटेड डोज में, उस ड्रग को एक्यूरेट डोज में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, और ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो हमें मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये इम्पॉर्टेंट उस ड्रग के टॉक्सिसिटी को दिखाने के लिए भी है कि हमें कितनी डोज में वो ड्रग टॉक्सिक नेचर दिखा रही है अपना। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी
टॉक्सिकोलॉजी को परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी हम किसी भी एजेंट का, किसी भी ड्रग का डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी करेंगे तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब देखिए वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो मतलब क्या है, हमें पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। हजार्ड्स क्या होंगे? हजार्ड्स जो ही टॉक्सिक ड्रग्स होंगी या फिर ड्रग्स होंगी या फिर कोई पॉइजनस सब्सटेंस होंगे, तो हजार्ड्स को पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें सबसे पहले उस एजेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसकी हमें टेस्टिंग एनिमल्स पे करनी है, जिसका हमें डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी करना है। तो जैसे कि जो हजार्ड्स होगा, उस हजार्ड्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी भी इस एजेंट का हमें ये बताना कि ये हजार्ड्स जो है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोजर टू अ केमिकल कैन इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। कि अगर किसी भी एजेंट के, किसी भी केमिकल के एक्सपोजर पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो मतलब वो हजार्डस कैटेगरी में आएगा। आएगा ना, क्योंकि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसके कांटेक्ट में आने पे अगर पर्सन के अंदर कुछ पॉइजनस सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं या फिर वो उसको हार्म कर रहा है, उसको कांटेक्ट में आने पे उस पर हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हजार्डस कैटेगरी का वो सब्सटेंस होगा। तो इसी तरीके से केमिकल जो भी केमिकल्स जो कि इंक्रीज कर देते हैं इंसिडेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट, वो हजार्डस कैटेगरी में आएंगे। अब इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड कौन कौन सा है? इसको हम कैरिड आउट करते हैं बाय द बायोअसे। तो बायोअसे में हम जो बायोअसे आप बायोअसे तब आप सभी जानते ही होंगे कि बायोअसे जो होता है जिसमें हम एनिमल पर टेस्टिंग करते हैं कि उसका रिस्पांस क्या आ रहा है। तो बायोअसे में हम डायरेक्टली एनिमल्स के टिश्यूज़ पर टेस्टिंग करेंगे तो और एनिमल्स पर टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम उस ड्रग के एजेंट के जो हजार्डस नेचर है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसको बायोअसे की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा एपिडेमोलॉजिकल डाटा से, एपिडेमोलॉजिकल डाटा से क्या है कि कुछ फिक्स्ड पॉपुलेशन पे हम उस ड्रग के इफ़ेक्ट को देखेंगे। मतलब जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई सर्टेन जोन्स जो होते हैं वहाँ पे कोई जैसे कोई डिजीज़ की पाने की संभावना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि कहीं कहीं कुछ सर्टेन जोन में कोई एक फिक्स जो डिजीज़ होती है वो ज़्यादा ही अपीयर होने लगती है। तो उस केस में वहाँ पे हमें मतलब क्योंकि अगर एक ही जगह पे कोई ज़्यादा ही डिज़ीज़ अपीयर हो रही है, मतलब वहाँ की जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो डिज़ीज़ अपीयर हो रही होगी। तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोगों में वही सेम डिज़ीज़ हो रही है। तो इसको हम एपिडेमियोलॉजिकल डाटा में चेक करते हैं। जैसे कि इबोला आपने देखा है, तो इबोला भी क्या है, जो इबोला था वो एक सर्टेन जगह पे था। इसी तरीके से और भी डिजीज़ हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखते हैं। तो किसी भी केमिकल्स का अगर एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखेंगे कि क्या है उस जगह पे, हम उस जगह पे अगर रिज़ल्ट में इस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है कि इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं सारे पॉपुलेशन पे या फिर कोई सर्टेन स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है सर्टेन पॉपुलेशन पे, तो उस वहाँ के डाटा को एनालाइज करें तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो जो डाटा होगा उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना कि ये जो ड्रग है, ये जो डाटा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो सब्सटेंस हजार्डस कैटेगरी में है। इस तरीके के डाटा को आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा क्या है, सार प्रोडक्शन ऑफ हजार्ड्स। तो जो सार होता है, जो आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसका प्रिडिक्शन करना कि वो ड्रग हजार्डस कैटेगरी की हो सकती है। जैसे कि आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी ड्रग की एक्टिविटी के लिए हम सार की एनालिसिस करते हैं कि इस पोजीशन पे अगर ये आइटम है तो इसके अंदर जो है इस तरीके की एक्टिविटी पाई जाएगी। तो इसी तरीके से अगर स्पेसिफिक जो ड्रग्स हैं उनका अगर वो पॉइजनस कैटेगरी की है मान लीजिए, तो अगर हम उस ड्रग का भी सार एनालाइज करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें ये समझ में आ सकता है कि ये ड्रग में भी यही सारे जो सीक्वेंसेस है पाए जा रहे हैं या फिर इसका जो सार है वो उस ड्रग से रिलेटेड है, सिमिलर है। तो इस तरीके से इस ड्रग के अंदर भी इस तरीके का नेचर डेवलप
हो सकता है या फिर डेवलप होगा। तो सार में यही तो हम करते हैं कि हम उस सार से उसकी पोजीशंस पे देख के हम उस ड्रग की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एक्टिविटी को कम करना, ज़्यादा करना, इसी तरीके से हम सार में करते हैं यूज़ करके। तो वही चीज़ है कि अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई सब्सटेंस अगर उसका केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर किसी दूसरे ड्रग से मैच कर रहा है जो पॉइजनस कैटेगरी की है, या फिर उसका जो न्यूक्लियस है वो उसका न्यूक्लियस अगर हम एनालाइज करेंगे सार में तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पॉइजनस की कैटेगरी में आ सकता है। तो इस तरीके से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो पहले हमने हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अब वो हमारे पास जब एजेंट आ गया तो हमें अब उस एजेंट का डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप लेना पड़ेगा। मतलब हम उस ड्रग के जो कुछ डोजेस देंगे और उसके बाद हमें क्या रिस्पॉन्स एनिमल पे मिल रहा है उसको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। एनिमल्स पे उस ड्रग की डोजेस को देंगे, डिफरेंट डोजेस को देंगे और ये चेक करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट कितना है, कि कितने समय तक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डोज। जो भी डोज हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस डोज के अकॉर्डिंग कितनी देर तक की एडवर्स इफेक्ट आ रहा है और किस तरीके का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ये सभी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में हम देखेंगे। क्लियर। इसमें बेसिकली हम डोज वाइज उसका टॉक्सिसिटी नेचर या फिर उसका पॉइजनस नेचर को चेक करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को चेक करते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स, किस तरीके का इफेक्ट ये ड्रग इस डोज पे शो कर रही है। तो ये हो गया। अब देखिए जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है कि दो तरीके का होता है। पहला होता है ग्रेडेड और दूसरा होता है क्वांटल। तो ग्रेडेड में क्या है, ग्रेडेड में रिस्पॉन्स वेरी करता है डोज के साथ, कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे रिस्पॉन्स हमारा वैसा वैसा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन क्वांटल में क्या होता है, क्वांटल में हम या तो रिस्पॉन्स आएगा या रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्वांटल में बेसिकली हमने एक डोज दे दी और हमने रिजल्ट देखा तो देखेंगे या तो रिस्पांस आएगा या तो रिस्पांस नहीं आएगा। तो इसमें हम जैसे कि ED50 इफेक्टिव डोज, लीथल डोज, इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन हम करते हैं क्वांटल में। तो क्वांटल में हम लीथल डोज का कैलकुलेशन करना हुआ, इफेक्टिव डोज का कैलकुलेशन करना हुआ, ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं इसको हम कैरिड आउट करते हैं क्वांटल में, जो क्वांटल मेथड है इसमें। तो इस तरीके से हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप केमिकल्स एजेंट का निकालते हैं। अब ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है मेजरिंग द मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू एजेंट। तो इसमें हम मैग्नीट्यूड चेक करेंगे उसी केमिकल एजेंट का, एक्सपोजर चेक करेंगे कि कितनी ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में ये जो एजेंट है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन सब चीज़ों को चेक करने का काम हम थर्ड स्टेप में करेंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब द सोर्स, रूट एंड अनसर्टेन इन द असेसमेंट। तो इसके बाद क्या है, ये बताएगा कि ये ड्रग जो है या फिर ये केमिकल एजेंट या फिर जो भी एजेंट है ये कैसे, किस सोर्स से, मतलब इसका सोर्स क्या है, ये जो भी एजेंट है जो टॉक्सिक नेचर दिखा रहा है उसका सोर्स क्या है। जैसे कि हमने आपको उसके पहले ऊपर पढ़ाया था एपिडेमोलॉजिकल डाटा। तो जहाँ भी कहीं सर्टेन जगह पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उस जगह पे वो जो टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा है एनिमल्स, ह्यूमंस के अंदर या फिर उन सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर कि उनके अंदर वो डिजीज़ क्रिएट हो रही है, तो उसका सोर्स क्या है, क्यों वो हो रहा है, तो उसका सोर्स क्या है। इसके अलावा किस रूट से वो बॉडी में एंटर हो रहा है, क्योंकि किसी भी एजेंट का अपना नेचर दिखाने के लिए पहले तो बॉडी में एंटर होना ज़रूरी है ना, तभी तो अपनी टॉक्सिसिटी या फिर अपने एडवर्स इफेक्ट को दिखा पाएगा। तो वो किस रूट से जा रहा है और क्या उसके अनसर्टेनिस हैं, मतलब क्या उनके अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें हैं वो उसकी वजह से हो सकती हैं या फिर होंगी। इन सभी चीज़ों को चेक हम थर्ड स्टेप में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है जिसमें हम करते हैं रिस्क कैरेक्टराइजेशन। तो रिस्क कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे टॉक्सिसिटी को। जब हमारा पूरा ये प्रोसीजर परफॉर्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम रिव्यू करेंगे। कि हम कैसे रिव्यू करेंगे, उसकी टॉक्सिसिटी को रिव्यू करेंगे कि कैसी टॉक्सिसिटी है, किस तरीके की टॉक्सिसिटी है भी या नहीं है, इन चीज़ों को रिव्यू करना। इसके अलावा एक्सपोजर असेसमेंट करना,
तो वही जो है एरिया में जो भी चीज़ें हैं तो उसके इसको असिस्ट करना कि किस तरीके से ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका एक्सपोजर किस तरीके का है, कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो ड्रग जो है अगर हमने उसको इनगल्फ किया तभी वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, हो सकता है वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो रही हो। इस सब तरीके से हम इसको रिस्क कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि क्या रिस्क है उस ड्रग का, इस तरीके से। इसके अलावा क्वांटिफाई रिस्क, किस तरीके का और कितना क्वांटिटी में रिस्क है, रिस्क ज़्यादा है या रिस्क कम है, रिस्क ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो किस तरीके के है, मतलब इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे, रिस्क को क्वांटिफाई करेंगे। कंबाइन रिस्क एज एन ऑल पाथवेज, तो कितने हर स्टेप पे कितने रिस्क हैं, हाँ मतलब हर स्टेप पे हर पाथवे में किस तरीके के रिस्क हैं, इन सभी चीज़ों को चेक करना। इसके बाद स्पेसिफिक साइट फॉर ह्यूमन स्टडीज़, मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एजेंट है, कोई मेडिकल एजेंट है, कोई ड्रग है, अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें हैं कि वो पॉइजनस कैटेगरी की है, तो वो किस स्टेप पे उसमें पॉइजनस कैटेगरी का नेचर जो है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद है या फिर हम एनिमल को दे रहे हैं तब है, मतलब जिस तरीके का भी किस स्टेप पे वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है या फिर किस स्टेप पे टॉक्सिसिटी है उसमें, इस तरीके की चीज़ों को देखना। इसके अलावा स्पेसिफिक साइट, अगर हमारे पास ये पूरा डाटा आ जाता है और हमें ये पता चल जाएगा कि ये ड्रग का इस तरीके का नेचर है, इस तरीके का इसका फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके का जो रिज़ल्ट इसका आया हुआ है, तो हम एक स्पेसिफिक साइट ह्यूमन की सेलेक्ट करेंगे इसकी स्टडी के लिए। तो जब हमें इसका एक आउटपुट मिल जाएगा तो हमें एक स्पेसिफिक साइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हम ह्यूमन की टेस्टिंग कर सकें इस एजेंट को लेकर के। इससे हम डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी को परफॉर्म करते हैं और एजेंट के टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।